तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का वन शॉट। इक्विलिब्रियम एक संतुलित अवस्था है, यानी कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपको सब चीज़ें बैलेंस दिखाई देगी, चाहे वो कोई भी फोर्स लग रही हो या कोई भी इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि कोई स्पीड की बात हो रही हो या फिर लेंथ की बात हो रही हो। कोई भी चेंज किसी भी फैक्टर में अगर चेंज हो रहा है तो वो आपको इक्विलिब्रियम में समान दिखाई देगा, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नज़र नहीं आए। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कितने तरह के होते हैं। वैसे तो दोस्तों इक्विलिब्रियम काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन 11th क्लास में हमने मेनली दो ही पढ़ने हैं। एक होता है फिज़िकल, दूसरा होता है केमिकल। इन दोनों में से भी हमें केमिकल को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। फिज़िकल इज़ जस्ट अ रिकैप इन दिस क्लास। तो दोस्तों शुरू करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम से। फिजिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन सीधा सा यही है कि चेंज इन फेज ऑफ अ मैटर इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि फेज का यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों? फेज का मतलब है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन्हीं तीन फेजेस के बारे में हमने इस बार पढ़ना है। और सॉलिड, लिक्विड और गैस में जब कन्वर्जन होगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें यानी कि दोनों ही फेज का जो कंसंट्रेशन है वो सेम दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों कि ये सिंबल क्या है, और इस सिंबल को हमने इस इक्वेशन में रख के क्या दर्शाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम। तो दोस्तों हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में जल्दी वापस आएंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। इस सिंबल का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के आगे जितनी चीज़ें हैं उतनी ही रिएक्शन के पीछे भी है, यानी कि जिस स्पीड से आगे की चीज़ें बन रही हैं उतनी ही स्पीड से पीछे की चीज़ें भी बन रही हैं। सेकंड ये आ जाता है दोस्तों कि अगर हम ये सिंबल का यूज़ कर रहे हैं तो इस सिंबल का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज सेम। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही बन रहे हैं। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन में पॉसिबल है दोस्तों? जी हाँ, आपने सही सुना, ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इक्विलिब्रियम जो है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस में ही पॉसिबल है। तो अगर इक्विलिब्रियम आ रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है, तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने कुछ बातें ध्यान में रखते हुए इक्विलिब्रियम को आगे ले जाना है। तो दोस्तों हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम चल रहा था फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम आप समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होंगे और खाली उनके फेज चेंज हो रहे होंगे, यानी कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। और किस तरह से कि सॉलिड के जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही लिक्विड की भी होनी चाहिए, यानी कि लिक्विड जितनी रेट से बन रहा है उतनी ही रेट से सॉलिड भी बनना चाहिए। तो इस तरह से फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में इतना ही दिया गया है। एडिशनली आप ये पढ़ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर और वेपर सॉलिड। यानी कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाए तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, लिक्विड से वेपर में जाए तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, वेपर से सॉलिड में जाए तो वेपर सॉलिड इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से तीन फिजिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ के जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जिससे आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स गेन हो सकते हैं। एग्जाम्पल में आप यही रिएक्शन लिख दीजिए तीनों में ही, जहाँ पर आप S की जगह L लिखेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा और L की जगह G लिख देंगे तो वो वेपर स्टेट हो जाएगी। इस तरह से आप इनके लिए एक एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों केमिकल इक्विलिब्रियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर लगभग इसी ने कवर किया हुआ है। इसके सब पार्ट्स भी हैं, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, उसको हम छोटा सा है वो टॉपिक, उसको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। और केमिकल इक्विलिब्रियम ये हुआ कि इक्विलिब्रियम जब किसी केमिकल रिएक्शन में आ जाए, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि जितनी रफ्तार से रिएक्टेंट बनेंगे उतनी रफ्तार से प्रोडक्ट भी बनते चले जाएंगे, और इसे हम एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। जैसे ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमें गिवन है कि एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, इन्होंने आपस में ऐड होके क्या बनाया, ए बी कंपाउंड, और ये जो फॉर्मेशन हो रही है ये रिवर्सिबल होगी, यानी कि ए बी ए और बी को भी बना सकता है और ए और बी एक साथ मिलके ए बी बना सकते हैं। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। अब इक्विलिब्रियम आ रहा है, इसका मतलब है कि जिस रेट से ए और बी मिलकर ए बी बना रहे हैं उसी रेट से ए बी भी ए और बी को बना रहा है। तो इस तरह से कंक्लूजन ये निकल सकता है दोस्तों कि कंसंट्रेशन जो है ए बी का वही कंसंट्रेशन ए और बी का भी होगा, तब जाके ये केमिकल इक्विलिब्रियम को प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। इसमें सिंपली क्या किया गया है, मास ऑफ प्रोडक्ट को मास ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट किया गया है, और मास को मास से रिलेट नहीं किया गया है, मास अपॉन वॉल्यूम को मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेट कर रखा है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने ये एक सिंपल सी रिएक्शन ले ली है, अब इस रिएक्शन में ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमेशा 1 ही आए। 1 का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2A हो सकता है, या इसके नीचे पर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे A नंबर का कोफिशिएंट लगा हुआ है, और यहाँ पर B नंबर का, और यहाँ पर C नंबर का कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने एक पूरा एक बढ़िया सा इक्वेशन लिख दिया है। तो दोस्तों लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सीधा सीधा यही कहता है कि रेट जो होगी किसकी, ए बी के फॉर्मेशन की, वो इस तरह से प्रोपोर्शनल होगी उसके, यानी कि वो उसके कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल होगी कि उसका कंसंट्रेशन कितना है कंटेनर में। और यहाँ पर सी ऊपर पावर में चढ़ जाएगा, यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा ए बी के आगे वो सीधा सीधा उसकी पावर में चढ़ जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का भी जो रेट होगा वो उनके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो वही सेम रेट जो ऊपर वाले का था वही उसका भी रेट होगा, और वो भी उसके कंसंट्रेशन से प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर भी इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनकी पावर में लग जाएंगे। इस तरह से दो इक्वेशन हमने बना ली है। अब इन दो इक्वेशन को हमने रिलेट करना है। हमें पता है दोस्तों कि रेट जो है दोनों के ही बराबर है, तो हमने दोनों को इक्वल में लिख दिया है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के लगता है कांस्टेंट के, तो यहाँ पर ए बी के आगे लग चुका है K1 और ए और बी के आगे लग चुका है K2। अब दोनों का रेट सेम है तो हमने इक्वल टू में रख दिया है इसके आगे। तो हमने क्या किया दोस्तों, सीधा सीधा हम इस इक्वेशन को यहाँ पर ले आए हैं और K1 को उठा के K2 के नीचे रख दिया। तो इस तरह से ये एक फाइनल इक्वेशन बन गई है। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो एक कांस्टेंट ही बनेगा, तो यहाँ पर हमने वो कांस्टेंट ले लिया है एक कैपिटल K। तो कैपिटल K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A पावर ऑफ A एंड B पावर ऑफ स्मॉल b। तो इस तरह से लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने मैथमेटिकली इक्वेशन में रख दिया है। तो सिंपली दोस्तों हमने उस कांस्टेंट को एक नाम दे दिया है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर A और B की जगह कुछ भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि दो ही रिएक्टेंट होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं। और उसी तरह से ए बी भी एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं होगा, मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। और ए भी नहीं होगा, यहाँ पर कोई एलिमेंट का नाम होगा। सी क्या है दोस्तों, सी उसके आगे लगने वाला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और यहाँ पर ए उसका है और बी बी का है। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को देखते हुए हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हुए इस फॉर्मूले को समझेंगे।
तो दोस्तों ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिंपली Kc को निकालना है। हमें दिया हुआ है H2 गैस का कंसंट्रेशन 1 मोलर, I2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर, 2HI यानी कि जो इनसे प्रोडक्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 मोलर। यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है दोस्तों कि 2 इंटू 1 मोलर किया गया है, ऐसा नहीं है, ये अलग कोफिशिएंट है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पर सिंपली HI का कंसंट्रेशन दिया गया है। तो इस तरह से अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो हमने याद किया था, वो था Kc इक्वल टू प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है दोस्तों, HI बन रहा है, तो HI को लिख लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉएफिशिएंट होता है वो इनकी पावर में लगता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो 2 यहाँ पे इनकी पावर में लग जाएगा अपॉन में। अब हमें दिए गए हैं 2 रिएक्टेंट, तो 2 रिएक्टेंट को लिख देंगे H2 का कंसंट्रेशन, इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद I2 लिखेंगे, I2 के आगे भी 1 है तो उसे भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इनका मतलब ही कंसंट्रेशन ऑफ HI है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा है, वरना हम सिंपली इसको रख सकते थे। ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन पूछा गया है। अब हम इसका कंसंट्रेशन लिख देंगे 2 मोलर का। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा दोस्तों, अब हमने कंसंट्रेशन लिख दिया है। सिंपल ब्रैकेट्स लगाएंगे, ऊपर था स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं था स्क्वायर में, तो सिंपली इनके कंसंट्रेशन लिख देंगे 1 मोलर इंटू 1 मोलर। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 मोलर स्क्वायर, नीचे आएगा 1 मोलर स्क्वायर। तो मोलर से मोलर कैंसल आउट हो जाएगा और लास्ट में बचेगा 4। तो Kc कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है 4। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम पर, और ये उनमें से एक एग्जांपल है। अब दोस्तों हमें पता है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। तो क्या हो कि अगर हम रिएक्शन को ही उल्टा लिख दें, तो हम लिख देते हैं AB 2AB गिव्स अस A2 प्लस B2। तो पहले जो रिएक्टेंट्स थे वो अब बन चुके हैं प्रोडक्ट्स, और जो पहले प्रोडक्ट था वो बन चुका है रिएक्टेंट। मान लीजिए इसका Kc हमें पहले वाले रिएक्शन का Kc गिवन था, यानी कि हमें Kc गिवन था A2 प्लस B2 2AB का, इसका हमें Kc गिवन था। अब हमने रिएक्शन को उल्टा कर दिया है, तो इसके Kc में क्या फ़र्क आएगा, सिंपली इसका Kc हो जाएगा 1/Kc। तो जो पहले वैल्यू थी बस उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इस रिएक्शन का Kc हमें अपने आप मिल जाएगा। अब दोस्तों वही रिएक्शन है, अगर मान लीजिए इस होल रिएक्शन को हमने किसी एक सिंपल सेम नंबर से इंटू कर दिया, मान लीजिए 4 से इंटू कर दिया है, तो इससे अब इसके Kc में क्या फ़र्क आएगा, तो जो इसकी Kc गिवन थी उस Kc की पावर को इस नंबर में लिख दीजिए, यानी कि ये जो नंबर है ये इसकी पावर बन जाएगा। तो Kc के ऊपर लग जाएगा 4, तो जो वैल्यू थी उसके ऊपर पावर लग जाएगी वो नंबर जो नंबर इस पूरी रिएक्शन से मल्टीप्लाई किया जाए। वैसे ही हम सेम कह सकते हैं कि अगर किसी नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, मान लीजिए 1/4 आ जाए, तो सिंपली यही नंबर उठा के हम पावर में लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/4। डिवाइड करेंगे तो भी पावर में लग जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पावर में लग जाएगा, और उस नंबर को इस तरीके से लिखना जो डिवाइड में हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है 9 से, तो 9 को हम लिखेंगे 1/9। 10 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिखेंगे 1/10। तो इस तरह से किसी की पावर में लग जाएगा। वो डिवाइड हो रहा है तो रेसिप्रोकल में लिखना, मल्टीप्लाई हो रहा है तो जैसा नंबर है वैसे ही लिख देना। अब मान लीजिए 2 रिएक्शन गिवन थे और उन 2 रिएक्शन के 2 Kc हमें गिवन थे। अब उन दोनों रिएक्शन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो इससे क्या फ़र्क आएगा Kc में उन दोनों की, तो जो रिएक्शन बन के आएगी वो तो आएगी A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2AB प्लस 2CD। तो अब इनके Kc जो न्यू Kc बनेगा, यानी कि इस रिएक्शन का जो Kc होगा उसको हम K' मान लेते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, वो Kc1 इंटू Kc2 के बराबर होगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर माइनस करते
अगर हम यहाँ पर माइनस करते जो नई रिएक्शन बनती उसका Kc हो जाता Kc1 डिवाइडेड बाय Kc2। वैसे सेकेंड रिएक्शन से माइनस करते फर्स्ट रिएक्शन को तो Kc2 ऊपर आ जाता, Kc1 नीचे आ जाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, कैलकुलेशन में काम आएगी और यह हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देती है। तो दोस्तों अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम का, कि Kc को अगर हम Kc हमने मान लीजिए हमने फाइंड कर लिया है या हमें पहले से गिवन है, तो उस Kc को देखकर हम क्या क्या पता लगा सकते हैं उस Kc की वैल्यू से। तो सबसे पहली चीज़ जो हम पता लगा सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन सच में इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो Kc की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज़्यादा आती है तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बन रहे होंगे और रिएक्टेंट कम बन रहे होंगे। अगर Kc की वैल्यू 10⁻³ सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हैं। Kc अगर 10⁻³ से बड़ा आता है तो वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, ये तो ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट कम होंगे। अगर Kc 10⁻³ से भी छोटा है तब वो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्टेंट ज़्यादा बन रहे होंगे, प्रोडक्ट ना के बराबर होंगे। अगर Kc इन दोनों की वैल्यू के बीच में आता है, यानी कि 1000 से कम आता है और 0.001 से ज़्यादा आता है, तब वो एट इक्विलिब्रियम होगा। तो हम वैल्यू को देखकर पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन की एक्सटेंट क्या चल रही है, यानी कि रिएक्शन किस तरह किस स्टेट में है। दोस्तों फिर एक नया टर्म आता है QC। QC कुछ नहीं है, ये Kc के ही जैसा एक वेरिएबल है जो कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फाइंड करना होता है कि उस टाइम इंटरवल के लिए किसी रिएक्शन की क्या स्टेट है। तो जैसे अब ये बात तो सिंपल है कि दोस्तों पूरी रिएक्शन में जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो हमेशा तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर नहीं होगा। कुछ तो ऐसा टाइम इंटरवल होगा जब वो रिएक्शन की कंडीशंस कभी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को फेवर करेगी तो कभी रिएक्टेंट के। तो उस टाइम इंटरवल पे हमें अगर फाइंड आउट करना है कि Kc की वैल्यू क्या आ रही है, तो उस समय हम Kc ना फाइंड करके QC फाइंड करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं हम एवरेज QC से, जो कि होता है Kc। तो जब हम QC निकाल लेंगे, QC का फॉर्मूला सेम है जैसा Kc का था, बस ये एक गिवन टाइम इंटरवल पर निकालना है। अगर QC बड़ा आता है Kc से तो ये एक बैकवर्ड रिएक्शन होगी, अगर QC छोटा होता है Kc से तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, अगर QC Kc के बराबर आता है तो ये इक्विलिब्रियम होगा। तीसरा जो यूज़ आता है वो होता है कंसंट्रेशन। अब मान लीजिए हमें दे रखा है Kc और हमें पता लगाना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है। तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट फार्मूला चाहिए जो कि कुछ इस तरह से, मान लीजिए हमें ये एक रिएक्शन गिवन है जिसका हमें Kc गिवन है, Kc हमें पहले से दिया हुआ है, हमें पता लगाना है कि इनकी इस स्टेट में क्या क्या कंसंट्रेशन आ रही है। तो सबसे पहले हमें इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम होगी, वो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं कि 2.1 और इसकी दी हुई है 3.2, इस तरह से हम मान के चलते हैं। और शुरुआत में एट इनिशियल में, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही होगी तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी, तब प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। बट जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एक टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब AB की कुछ कंसंट्रेशन होगी जो कि इसने इन्हीं से लेकर बना रखी है, तो इसको हम मान लेते हैं X। अब ये कंसंट्रेशन इन्हीं की वजह से बनी है, तो इनमें से इनकी कंसंट्रेशन माइनस हुई होगी। कितनी माइनस हुई होगी? जितनी AB की बनी है। तो 3.2 में से हम X को माइनस कर देंगे और 2.1 में से भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ये नई कंसंट्रेशन बन के आ गई है। बस अब हमें Kc जो गिवन था उसमें इन नई कंसंट्रेशन को फिट कर देना है। क्या था फॉर्मूला? Kc इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो AB की कंसंट्रेशन हमने निकाली है X, लेट कर रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है 3.2 माइनस एक्स और दूसरे की गिवन है 2.1 माइनस एक्स।
अब रिएक्टेंट 2 हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें ये पूरी रिएक्शन को x के लिए सॉल्व करना है और x की जो वैल्यू आएगी उसे सिंपली हमें ए बी में पुट कर देना है और उस वैल्यू को माइनस करेंगे हम इनकी कंसंट्रेशन से और इनकी भी कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर तीसरा जो वेरिएबल आता है वो होता है दोस्तों Kp। अब ये Kp क्या है, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट का यूज़ हम गैस के लिए करते हैं क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि गैस की वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा वेरी करती है विथ प्रेशर अराउंड इट। छोटे से ही प्रेशर में उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है, तो इसके लिए हम उसका वॉल्यूम मास के साथ डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी करेगी, जिससे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम उसकी कंसंट्रेशन को ना देख के यहाँ पर हम देखते हैं प्रेशर को, इसलिए इस कंसंट्रेशन कांस्टेंट का नाम पड़ा है Kp। तो सेम वही फॉर्मूला है, बस कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पर हमें प्रेशर का यूज़ करना है। तो मान लेते हैं रिएक्शन गिवन है A प्लस बी इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रोडक्ट AB। तो AB का जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ AB और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो दिया है, मान लेते हैं C दिया है तो पावर में लग जाएगा C डिवाइड में प्रेशर ऑफ गैस A और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया है स्मॉल a, B का दिया है स्मॉल b। तो हम पावर में लगा देंगे इसे जैसे हम बाकी फॉर्मूलेज में करते थे। तो B के प्रेशर में B का पावर लग गया। इस तरह से Kp निकल जाएगा जैसे Kc निकलता था, और ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसमें भी वो सारी प्रॉपर्टी लगेगी जो Kc में लगती थी। तो दोस्तों दोनों अब इस तरह से कैलकुलेशन करना काफ़ी अजीब होता कि गैस के लिए हम अलग कांस्टेंट निकाल लें और अदर मैटर के लिए हम Kc निकाल लें। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और ये बना के हमने इस तरह से एक रिलेशन बता दिया है। Kp प्रेशर कांस्टेंट है, Kc केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, R हमें पता है R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है 0.083 समथिंग 1 आता है। तो ये वैल्यू होती है R की जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। T होता है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हम गैस की फेजेस को या फिर गैस के रिएक्शन को करवा रहे हैं। डेल्टा Ng हमें पता है दोस्तों क्या होता है, ये होता है कि गैस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको माइनस करना होता है। जैसे हमें गिवन है रिएक्शन विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये सब गैसेस हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम गैसेस के कांस्टेंट की बात कर रहे हैं Kp की, तो यहाँ पर एक गैस की रिएक्शन होनी चाहिए। तो ये 3 गैस हमें गिवन है, तो हमें डेल्टा Ng निकालना है। डेल्टा Ng होता है C माइनस A प्लस बी। अब यहाँ पे 2-4 और प्रोडक्ट होते तो उनके कोफिशिएंट्स को हम प्लस करते, इनके कोफिशिएंट्स को प्लस करते और इनमें से इनको माइनस कर देते। तो सिंपली कोफिशिएंट्स ऑफ गैसेस इन प्रोडक्ट आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कोफिशिएंट्स ऑफ गैसेस इन रिएक्टेंट इज नोन एज डेल्टा Ng, और ये डेल्टा Ng यहाँ पे पावर में लग जाता है। तो सिंपली Kp गिवन है, Kc निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, Kc गिवन है, Kp निकालना है तब भी ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हमने जिन भी टॉपिक्स से क्वेश्चन आ सकते थे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो हमने सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। अगर आपको चाहिए कि हम इनके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाएं तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 2 वीडियो में इनके सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बस उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा और इस वीडियो को खूब सारा लाइक देना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी ही ढेर सारी रिवीजन वीडियोस और नोट्स अपलोड करेंगे।